हे माइंडफुल पीपल, इमेजिन करो कि आप रात में सो जाते हो। वो रात एक नॉर्मल सी रात थी, लेकिन अगली सुबह जब आप उठते हो और आप अपना डेली का काम करने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दूध लेने या ब्रेड लेने जाते हो, आप देखते हो कि मार्केट में जो दुकान है वहाँ पर सामान है ही नहीं। आप उससे किसी भी सामान के लिए पूछते हो, वो आपको साफ साफ मना कर देता है। तो इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन में हमारी लाइफ कैसी होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा जब हमारी सप्लाई चेन किसी भी वजह से ठप पड़ जाए। तो मतलब अगर जो कंपनी सामान प्रोड्यूस कर रही है वो सामान अगर हम कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाए तो सोचो ये दुनिया कैसी होगी। तो कुछ हफ्तों पहले मार्च के एंड में ऐसी ही एक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के गुड्स सप्लाई चेन को प्रॉब्लम में डाल दिया था। अब हालांकि इसका जो असर है वो हम इंडियंस को इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी थी जिनको इसका असर देखने को मिला। इस सब की शुरुआत एक कार्गो शिप से हुई जिसका नाम एवर गिवन है, जो कि एक मेगा कंटेनर शिप के क्लास में आता है। एक मेगा कंटेनर शिप्स ऐसे शिप्स होते हैं जो कि मेनली बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यह शिप मलेशिया के एक पोर्ट से नीदरलैंड के एक पोर्ट रॉटरडैम की तरफ जा रहा था। दुनिया के सबसे बड़े शिप में से एक एवर गिवन की लंबाई करीब 400 मीटर्स है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है। ये शिप एक बार में करीब 20,000 कार्गो कंटेनर्स को कैरी कर सकता है। ये वेट शिकागो के विलीज और शियर टावर्स के बराबर है। ये शिप वास्तव में बहुत ज्यादा बड़ा है और इस साइज के शिप को एशिया से यूरोप ट्रेवल करने के लिए सबसे छोटे रास्ते यानी कि सुएज कैनाल से होकर जाना पड़ता है, जो कि इजिप्ट का एक हिस्सा है। सुएज कैनाल 1869 में ओपन किया गया था और तब से ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट रूट फॉर ट्रेडिंग का हिस्सा बना हुआ है। इस रूट की वजह से एशिया और यूरोप के बीच में कार्गो शिप्स काफी जल्दी पहुंच जाती हैं, और अगर ये कैनाल नहीं होती तो इन दोनों देशों के बीच सामान लाने और ले जाने में किसी भी शिप को साउथ अफ्रीका से पूरा घूम कर जाना पड़ता। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगर एक शिप इस पूरे इतने बड़े डिस्टेंस को कवर न करके सिर्फ यहाँ से जाती है तो नंबर 1 सबसे पहले उसका टाइम बचेगा, और हम सबको पता है टाइम इज इक्वल टू मनी। नंबर 2 उसका फ्यूल बच रहा है, और आजकल तो फ्यूल इज इक्वल टू मतलब बहुत सारा मनी। और नंबर 3 शिप्स के ज्यादा ट्रेवल करने से उसका मेंटेनेंस भी काफी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और इन सब का असर डायरेक्टली हमारे कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपना फिक्स प्रॉफिट लगाकर चलती है। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट जितनी भी आएगी उसको ऐड करके उसकी एमआरपी तय करी जाती है, तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है सुएज कैनाल। हर साल पूरे वर्ल्ड का अराउंड 12% गुड्स इसी कैनाल से होकर गुजरता है, और 51 कार्गो शिप्स जिन पर लगभग $9 बिलियन का ऑयल, गैस, ग्रेन्स और कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो इसी कैनाल से हर रोज ट्रेवल करती हैं। $9 फ्रिकिंग बिलियन पर डे। तो आप इस कैनाल की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये लॉकडाउन का टाइम दोबारा से आ चुका है और हम घर पे बैठकर बोर होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप बोर होने की बजाय पैसे कमा सकते हो तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विंजो की, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारे गेम्स खेलकर लाइक पोकर, कैरम, रमी, क्रिकेट और इस तरह के 70 से भी ज्यादा गेम्स खेलकर आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। विंजो ऐप पर करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग डेली गेम्स खेलकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कैरम, क्रिकेट और फ्री फायर जैसे बहुत सारे गेम्स के अलग अलग टूर्नामेंट देखने को मिल जाएंगे, और आप अपने स्किल का फायदा उठाकर यहाँ पर इन टूर्नामेंट्स की मदद से बहुत अच्छा खासा पैसा जीत सकते हो। और जो भी पैसा आप यहाँ पर जीतोगे उन सारे पैसे को आप एक क्लिक में ही इजिली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। नीचे दी हुई लिंक से जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको मेरी तरफ से 50 रुपए का कैशबैक देखने को मिलेगा, और जब आप इसमें फर्स्ट बार पैसा ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर 100% कैशबैक भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर 100 रुपए ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर 200 रुपए आपके वॉलेट में देखने को मिल जाएंगे, और इन 200 रुपए से आप बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेल सकते हो। तो देर किस बात की, नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अभी इस ऐप को डाउनलोड करें और पैसे कमाना शुरू करें। ये कैनाल इजिप्ट के प्राइमरी रेवेन्यू सोर्सेज में से एक है, जो कि पिछले साल इस कैनाल से इजिप्ट को करीब $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दे चुका है, और हर साल ये ऑब्वियसली बढ़ता ही जा रहा है। सुएज कैनाल की ओनरशिप की कहानी इतनी ज्यादा भी सिंपल नहीं है। वो इजिप्ट के पास कैसे पहुंचा, उसके लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई, ये किसी अलग वीडियो की स्टोरी है, क्योंकि ये कैनाल ऐसी जगह है जो कि किसी भी कार्गो शिप के 10 दिन और 3800 माइल से भी ज्यादा ट्रेवल करने से उन्हें बचाता है। अब जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा था, मतलब ये कैनाल बंद हो गई थी। तो अब ऐसा नहीं है कि ये कैनाल आज से पहले कभी बंद हुई नहीं हुई थी, लेकिन तब
ट्रेडिंग पर उसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा जितना कि इस बार के ट्रैफिक जैम की वजह से हुआ है, क्योंकि आज हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो खैर इन सारी बातों को छोड़ते हैं और वापस आते हैं अपने एवर गिवन की स्टोरी पर। ये शिप करीब 20,000 कंटेनर्स को लेकर मलेशिया से रोटरडम की तरफ जा रहा था और कुछ टाइम बाद ये सुएज के एक पोर्ट के रेड सी में पहुंच गया और सुएज कैनाल में अपनी एंट्री का वेट करने लगा। सुएज कैनाल अथॉरिटीज या SCA जो कि इस कैनाल में पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एवर गिवन क्रू के साथ अपने 2 पायलट्स भेज दिए ताकि वो इस कॉम्प्लिकेटेड रूट से आसानी से निकल सके। लेकिन 23 मार्च को शिप के कैनाल में एंट्री करने के 1 घंटे बाद करीब 7:30 बजे एवर गिवन को बहुत तेज तूफान का सामना करना पड़ा, जिसने न केवल वहां की विजिबिलिटी को काफी ज्यादा कम कर दिया बल्कि तूफान की वजह से जो शिप है वो एक साइड की तरफ शिफ्ट होने लगा और उसने अपना बैलेंस पूरी तरीके से खो दिया और ये शिप सुएज कैनाल के ईस्ट साइड की तरफ झुकने लगा। कैनाल का ये हिस्सा केवल 200 मीटर वाइड है जबकि एवर गिवन की लंबाई 400 मीटर से भी ज्यादा है। अब क्योंकि शिप एक साइड की तरफ चलता जा रहा था तो इसी वजह से धीरे धीरे ये इतना ज्यादा मुड़ गया कि ये चैनल के दोनों साइड के बीच में स्टक हो गया और इसने पूरे कैनल के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इजिप्शियन गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए काफी चीजें पहले से करी हुई थी। वो जानते थे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरनेशनल सामानों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे इस कैनाल का यूज भी काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ से काफी बड़े बड़े शिप्स जाने लगेंगे और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2010 में उन्हें लगा कि कैनाल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। इसीलिए साल 2012 से लेकर साल 2019 तक कैनाल के कुछ पॉइंट्स पर अलग अलग चैनल्स बनाए गए जिसमें इजिप्शियन गवर्नमेंट ने करीब $8 बिलियन का खर्चा किया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शिप किसी एक चैनल में फंस जाती है तो दूसरी जो शिप्स हैं वो दूसरे चैनल का इस्तेमाल करके इस फंसी हुई शिप को बाईपास कर सकते हैं और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लगातार बना रहेगा। लेकिन जहाँ पर हमारी एवर गिवन शिप स्टक हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चैनल वाला रास्ता था, मतलब कि कोई भी शिप एवर गिवन को इस टाइम पर बाईपास नहीं कर सकती थी। तो हर घंटे तक जब तक ये शिप वहाँ पर अटका रहा पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये प्रॉब्लम बना हुआ था, क्योंकि $9 बिलियन का सामान इस कैनाल से डेली ट्रेवल करता है और शिप के स्टक होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर हर घंटे करीब $400 मिलियन का नुकसान हो रहा था। एक बार जरा $400 मिलियन को कन्वर्ट करके देखो रुपीज में कितना बनता है। शिप के फंसने के तुरंत बाद ही करीब 15 शिप्स जो कि एवर गिवन के पीछे थे वो भी वहीं पर फंस गए और धीरे धीरे करके करीब 200 से ज्यादा शिप्स कैनाल के नॉर्थ और साउथ साइड पर मेस के क्लियर होने का वेट करने लगे। क्रैश के 1 हफ्ते बाद ये पता चला कि वहां पर करीब 300 शिप्स उस चैनल के बाहर अपनी एंट्री का वेट कर रहे थे। 21st सेंचुरी का ये शायद सबसे बुरा, सबसे बड़ा और सबसे महंगा ट्रैफिक जाम था और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही थी। जैसे ही ये रास्ता क्लियर हुआ और SCA ने अपनी शिप्स को एंट्री करने की परमिशन दी वैसे ही वहां पर दोबारा से बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गया। यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी द्वारा ली गई पिक्चर्स में आप ये साफ देख सकते हो कि सी में कितने सारे शिप्स हैं और अब इन सारे शिप्स के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये वापस जाकर एवर गिवन के रास्ते से हटने का वेट कर सकते हैं या फिर ये एक दूसरा रास्ता जो कि अफ्रीका को पूरा पार करके जाएगा वहां से ये घूम कर जा सकते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग पड़ेगा। अफ्रीका के अराउंड मूव करने में उन्हें करीब 10 दिन और हर दिन उन्हें करीब $26,000 का फ्यूल लगाना पड़ेगा। $26,000 एक दिन में और टोटल 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, तो आप खुद ही लगा सकते हो कि कितना ज्यादा कॉस्टली होगा। लेकिन एक्सीडेंट के बाद सभी को यही टेंशन थी कि एवर गिवन को वहां से निकलने में कई हफ्तों का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी शिप तो थी नहीं। तो लॉजिकली देखा जाए तो उस टाइम पर दूसरे लंबे वाले रास्ते को लेना एक लॉजिकल रीजन था, एक सही डिसीजन था। और अगर कोई ऐसा करता और उसे आधे रास्ते में ये पता चलता कि एवर गिवन वहां से निकल चुका है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा बुरा होता। तो इसी वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस टाइम पर क्या करना चाहिए। वहां पर खड़े रहकर एवर गिवन के निकलने का वेट करना चाहिए या फिर उन्हें रिवर्स गियर लेकर पूरा घूम कर जाना चाहिए। SCA हर एक दिन केवल 106 शिप्स को ही कैनल से निकलने की परमिशन दे सकता है और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे शिप्स के नंबर भी वहां पर बढ़ते जा रहे थे और अगर चैनल 4 दिन बंद रहती तो उन्हें इस क्लोजर से पहले की सिचुएशन में जाने के लिए
4 दिन और लग जाते। मतलब डेली जब भी कैनल बंद रहती है तो एशिया और यूरोप के बीच में जो गुड्स का फ्लो है वो काफी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से गुड्स और फ्यूल्स के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और अल्टीमेटली उन सारी चीजों का बढ़ा हुआ जो दाम है वो हमें एंड कंज्यूमर को ही देना पड़ता है। वर्ल्ड पेंडेमिक होने की वजह से कार्गो कंटेनर्स की सप्लाई पहले से ही बहुत ज्यादा लो थी। आपने शायद सुना भी होगा कि पेंडेमिक की वजह से चाइना में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स की डिमांड अमेरिका और यूरोप में काफी ज्यादा बढ़ गई है। पेंडेमिक की वजह से वर्कर्स की कमी होने की वजह से दुनिया भर के पोर्ट्स बंद हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से सप्लाई काफी ज्यादा लो हो चुकी है। सुएज कैनाल के ब्लॉक होने से पहले एक कंटेनर को चाइना से नॉर्थ अमेरिका शिप करने में पिछले साल नवंबर से अब तक डबल से भी ज्यादा कॉस्ट लगने लगा है। इसी वजह से बहुत सारी शिपिंग कंपनीज अपने कार्गो शिप्स को वेस्ट कोस्ट की जगह ईस्ट कोस्ट पर ही मंगा रही है और सुएज कैनाल के क्लोजर से पहले जो कार्गो ईस्ट कोस्ट पर आ रहा था उसका करीब 1/3 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल से ही ट्रेवल कर रहा था। मतलब कि अगर यहाँ पर टोटल 9 शिप्स उतर रही थी तो उन 9 में से 3 शिप्स इसी कैनाल से पास होकर आ रही थी। और अब क्योंकि सुएज कैनाल भी बंद हो चुकी थी तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो और भी ज्यादा स्लो हो गई थी। एवर गिवन ने सुएज कैनाल को सबसे बुरे वक्त पर ब्लॉक करा था क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेंज पहले से ही स्ट्रेस थी और अब ये और ज्यादा बुरी हो गई। एवर गिवन को वहाँ से निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन इस पर इमीडिएट एक्शन लिया गया। शुरू में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने एवर गिवन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ टर्बो बोट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन शिप के काफी ज्यादा बड़े होने की वजह से और उस पर 20,000 कंटेनर्स का हैवी लोड होने की वजह से ये आइडिया बुरी तरीके से फेल हो गया। इसके बाद वहाँ पर कुछ एक्सकेवेटर्स को भेजा गया जो शिप के आसपास की मिट्टी को निकाल सके, जिसकी वजह से वो शिप फंसा हुआ था और वो फ्री होकर अपने आप वहाँ से निकल सके। शुरू में ये तरीका थोड़ा सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन फाइनली जो ये शिप निकल पाया हमारी नेचर यानी कि कुदरत की हेल्प की वजह से। सी की लहरें ये हमें नॉर्मल सी दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। ये बहुत ही अच्छा खासा फोर्स क्रिएट कर सकती हैं जब ये अपने फुल पावर में हो। तो पानी की इन्हीं फोर्सेस ने आखिर में कैनल को फ्री करने में इंसानों की मदद करी। यहाँ पर हाई टाइड्स हर 12 घंटे 25 मिनट में आते हैं और पानी को हाई से लो टाइड्स जाने में करीब 6 घंटे 12 मिनट का टाइम लगता है। और ये विंडो सैल्वेज क्रू के लिए एवर गिवन को फ्री करने का सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि जब भी टाइड्स हाई होती हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर बुओयेंसी फोर्स भी बढ़ जाता है और इसी की वजह से एवर गिवन को दोबारा से फ्लोट करवाने का सबसे बेटर चांस यही था। और वहाँ पर जितनी भी टग बोट्स थी उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। एवर गिवन को 5 दिन तक फंसे होने के बाद 28 मार्च के दिन सन और मून दोनों के अलाइनमेंट की वजह से टाइड्स काफी ज्यादा बड़े हो गए और इसी वजह से इंजीनियर्स, वर्कर्स और टग बोट की मदद से फाइनली इस शिप को वहाँ से बाहर निकाला गया। लेकिन शिप के निकलने के बाद भी सब कुछ इतनी जल्दी से नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे शिप्स अभी भी कैनाल के बाहर वेट कर रहे थे अपनी लाइन का। तो अब क्योंकि एवर गिवन वहां से निकल चुका था तो सबको जल्दी थी कि वो पहले जाए और इसी चक्कर में जो SCA है उसको वहां पर काफी ज्यादा प्लानिंग, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उन सारे शिप्स को एक एक करके टाइमली अपनी लोकेशंस तक पहुंचाने में। इस क्लोजर की वजह से पूरी दुनिया की कंटेनर शिपिंग कैपेसिटी 15% तक अफेक्टेड हुई थी और ये सब कुछ सिर्फ एक शिप की मदद से। अब शायद आपको सुनकर ये लग नहीं रहा होगा कि 15% कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो ये थी सुएज कैनाल के बंद होने की पूरी वजह और कैसे इस पूरी चीज से छुटकारा पाया गया। इस पूरी दुनिया में जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से सुएज कैनाल अभी इतना ज्यादा ट्रैफिक में नहीं था, उसके बावजूद भी हमें इतना बड़ा लॉस देखने को मिला। तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब ये चीज अपने फुल पोटेंशियल पर चल रही होगी तो उस टाइम पर अगर ये सिचुएशन होती या फिर ऐसे टाइम में कोई शिप यहाँ पर अटक जाएगी तो उससे इस पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा, इसका शायद हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वेल, आपको क्या लगता है, इजिप्ट गवर्नमेंट अब दोबारा से कोई नया प्लान बनाएगी इस सिचुएशन से भी पास होने के लिए? क्योंकि आगे भी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि पानी में किसी का भी कंट्रोल नहीं है और नेचर से कोई भी लड़ नहीं सकता। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर और क्या बेस्ट सोल्यूशन किया जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी इवेंट हमारी सप्लाई चेंज को ठप न कर पाए। वेल, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें करते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।